हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फोकस उधमपुर। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी फॉर वेरियस एग्जाम्स। देखो, हर वो एग्ज़ाम जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है, वो सब एग्ज़ाम के लिए ये आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है। एम लक्ष्मीकांत जो सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है इंडियन पॉलिटी के लिए, उधर से ही ये सारे के सारे स्लाइड्स मैंने लिए गए हैं और आपके लिए ये बनाए हैं। कोई भी एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल JKSSB, SSC के एग्ज़ाम या फिर KS के एग्ज़ाम या IS के एग्ज़ाम, इन सब में ये आपके वीडियोस जो हैं हेल्पफुल रहेंगे। इनको आप देख सकते हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक साथ में बुक भी रख सकते हैं लक्ष्मीकांत की। एग्जैक्ट आप देखेंगे, अगर आपको लक्ष्मीकांत की किताब समझ नहीं आती तो ये वीडियो लेक्चर देख के आपको वो भी इजीली समझ आएगी। चलें, तो इंडियन पॉलिटी देखो, जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारा का सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स पढ़ने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ पढ़ेंगे। बट ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ना बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब क्या? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया, जिस असेंबली ने बनाया, जिस ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। चलें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो जो आइडिया था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई है, किसी न किसी को आइडिया आया होगा, किसी न किसी ने बताया होगा, तभी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम पे राज कर रही थी उसने वो बात मानी होगी और देन फॉर्मुलेशन की गई होगी। ठीक। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया was put forward for the first time by M.N. Roy। वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल पूछेगा, पहली बार किसने आइडिया दिया? M.N. रॉय ने 1934 में। देन आइडिया देने के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, ठीक है, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है फ्रीडम स्ट्रगल में, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड की कि हमारे लिए क्या हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। डिमांड किससे की? ब्रिटिश गवर्नमेंट से की, अंग्रेजी हुकूमत जो थी, गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही थी, उनसे की, फॉर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1935 में। ठीक है। आज़ादी से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई थी, हमें पता था कि हम आज़ाद होंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे 1935। देन 1938 में क्या, मिस्टर जो नेहरू हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने डिक्लेयर किया दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इलेक्टेड हो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब देखेंगे, आपको सवाल पूछेगा हु डिक्लेयर्ड, किसने ये बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस? आप बोलेंगे मिस्टर नेहरू ने। इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल स्टेटमेंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलें, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट किया? अगस्त ऑफर के टाइम पे 1940 में। देखो, 1935 से डिमांड हमने कर दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर दी 1935 में, इसके बीच में बड़े सारे प्लान्स, बड़े सारे मिशंस ऐसे आ रहे थे, एक्सेप्टेंस नहीं था। बट 1940 में अगस्त ऑफर में ये फाइनली डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। देन ये कुछ बातें हैं, इसके बारे में नहीं आपको पढ़ना, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ना। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने देख लिया, ठीक। नाउ आइडिया किसने दिया वो देखो, आप देखें कंपोजिशन, इसमें कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों से मिलके ये असेंबली आपकी बनी थी। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सवाल पूछेगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच प्लान, किस प्लान की स्कीम के तहत ये बनाया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ठीक है जी। देखिए, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर ली,
1940 अगस्त ऑफर में डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। देन 1946 एक स्कीम देता है, उसके तहत आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसकी कॉम्पोजिशन हमने कर दी। अब इस स्कीम्स के फीचर क्या है जरा आप ये देखें। पहली बात, टोटल मेंबरशिप कितने बंदे थे? 389। ठीक है जी, टोटल मेंबर कितनी थी? 389 टोटल इसकी मेंबरशिप थी। 389 में 296 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जो थे वहां से और 93 प्रिंसली स्टेट से। मतलब समझो, देखो ये इंडिया, ठीक है जी, इंडिया में कुछ इलाके अभी भी ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे राजा लोग रूल कर रहे थे। ठीक है जी, और कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, उसे हम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ब्रिटिश इंडिया, फॉर एग्जांपल प्रिंसली स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हैदराबाद, ठीक, ये सारे स्टेट प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, जूनागढ़। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस फॉर एग्जांपल के लिए बंगाल, मद्रास, इन रीजन्स पे डायरेक्ट ब्रिटिश का रूल था। वही लिखा है कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से 296 बंदे, प्रिंसली स्टेट से 93 बंदे चुन के आए, और सीट्स जो थी वे अलॉट की गई इन प्रोपोर्शन टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। बात समझना, बोल रहा है आज भी आप देखेंगे जैसे हमारी लोकसभा की फॉर्मेशन होती है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही सीट्स जो है वो बांटी जाती है, ताकि बराबर बराबर जो पॉपुलेशन है उनकी वोटिंग की वैल्यू सेम हो जाए। तो उस टाइम पे एक सीट जो है पर मिलियन लोगों पे, 10 लाख बंदों पे एक सीट जो है ये दी गई। टोटल कितनी बनी हमारे पास? 389 सीट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात समझना। सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस, जब हम ब्रिटिश प्रोविंस की बात कर रहे हैं, बोले जो सीट्स इनको दी गई वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। ये सीट्स को 3 कम्युनिटीज में बांटा गया, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी एंड जनरल। जनरल का मतलब हिंदूज हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है, इवन क्रिश्चियंस हो गए, वो सब जनरल कैटेगरी में रख दिए गए। मुस्लिम पॉपुलेशन को कुछ सीट्स, सिख पॉपुलेशन को कुछ सीट्स, और जनरल बाकी जितने भी है उनको कुछ सीट्स। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी, कौन सी? ये 3 कम्युनिटी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। वो ही कम्युनिटी के मेंबर इनको चुनेंगे जो कहाँ पे? इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो प्रोविंसेस की बात की, प्रोविंसेस में असेंबली थी, बिल्कुल थी, गवर्नमेंट जो चला रहे थे। इन असेंबली में बंदे थे, मेंबर्स थे, बिल्कुल थे। इन ही मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बंदे जो भेजने थे, जो रिप्रेजेंटेटिव भेजने थे, इन्होंने क्या किया? उनको इलेक्ट किया। वो बात लिखी गई है। ठीक है जी। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बात समझो, देखो जब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे तो इलेक्ट हुए बंदे, इलेक्ट हुए, किन्होंने इलेक्ट किए? जो प्रोविंशियल आपके जो असेंबली थी, इन्होंने बंदे इलेक्ट किए। बट जब आप प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हो तो यहाँ पे बंदे इलेक्ट नहीं हुए। जहाँ पे राजा का रूल था वहां पे बंदे इलेक्ट नहीं हुए, वहां पे बंदे क्या हुए? नॉमिनेट हुए। तो नॉमिनेट किसने किए? जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे। मान लो कोई राजा वहां पे रूल कर रहा है, मान लो कोई नवाब रूल कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उसको नॉमिनेट किया। तो यहां से आप ये समझे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो इलेक्टेड भी थी, पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी। ये बात समझे। इलेक्शन कहाँ पे थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्टेड होके आए और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होके आए। जो इलेक्टेड हुए वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन था। देखो इलेक्शन आपको पता है, एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में हम डायरेक्ट पीपल ऑफ ए कंट्री वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्ट चुनते हैं, जैसे लोकसभा में। इनडायरेक्ट मतलब जो आपने लोग चुने हुए हैं, मान लो आपने एमएलएस चुने हैं स्टेट्स में, मान लो आपने एमपीस चुने हैं सेंटर के लिए, ये जो चुने हुए लोग जब दूसरों को चुनते हैं उनको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। चलिए, अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस देखें तो जुलाई अगस्त के बीच 1946 में ये इलेक्शंस करवाए गए। ठीक है, एक बात और, जिसमें मेजॉरिटी में कांग्रेस ही जीती, नो डाउट कांग्रेस ने ही जीतना था।
बात याद रखना है, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे मिस्टर गांधी ये नहीं थे इसका पार्ट। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी इनके 11 सेशंस हुए, 11 बार इनकी मीटिंग हुई। कितना टाइम लगा इनको? 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया ये आपके सामने है। वेट, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ये सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाएगा। चलिए, फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950। 26 2 दिन के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम इंप्लीमेंट कर देंगे, संविधान। ठीक है, रिपब्लिक डे मनाएंगे। चलें, however it continued as Provincial Parliament of India from January 26, 1950 till the formation of new parliament after the first general election 1951-1952। बात समझना। देखो 1950 में हमने रिपब्लिक डे मना लिया, ठीक है, रिपब्लिक डे मना लिया। 1951 में 1952 जनरल इलेक्शन हुए हमारे देश में। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, पार्लियामेंट कैसे बनेगा? जब इलेक्शन होगी, गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होगी। तो पहली बार इलेक्शन ही 1951 में 52 में हुए। ठीक है, तो तब तक गवर्नमेंट कौन था? कौन गवर्नमेंट था? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही तब तक गवर्नमेंट का काम कर रही थी। दो काम कर रही थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, दूसरा प्रोविंशियल, ठीक है, या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट भी थी, मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट भी थी। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक ये काम करेंगे। समझ आई जी? आगे चलें। अब देखते हैं हम वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या काम किए, चलो ये देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरी बात सुनो, आपने देखा अभी जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हो गए, मेंबर्स चुन लिए गए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई अगस्त में। दिसंबर में फर्स्ट मीटिंग इनकी हुई, कब हुई? 9 दिसंबर। बड़ी बार पूछा गया ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब ये जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग जो थी, दूसरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने इसको बाइकआउट कर दिया। ये आई ही नहीं, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की, ये नहीं आए। तो जिन मेंबर्स ने, टोटल मेंबर्स जिन्होंने अटेंड की ये मीटिंग, पहला सेशन 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया। चले, अब अटेंड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब कोई भी असेंबली बनती है उसका एक हेड चुना जाता है। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली चुन लिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, सबसे सीनियर थे। तो इज्जत के तौर पे इन्होंने परमानेंटली, सॉरी टेम्पोररीली, इनको क्या चुन लिया? प्रेसिडेंट चुन लिया। बाद में इलेक्शन करवाए, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड के लिए। बंदे तो चुन लिए, अंदर हेड भी तो चुनना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब लोकसभा हमने चुन लिया, लोकसभा का स्पीकर चुनना है, उसके लिए अलग इलेक्शन होंगे। चलें, जब इलेक्शन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हमारे बने, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने, जो कि इलेक्टेड थे। डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे ये इलेक्टेड नहीं थे, इनको नॉमिनेट ही कर दिया गया, वैसे ही चुन लिया गया। बट इलेक्टेड हेड कौन थे? आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है जी। कृष्णमाचारी जो थे, आप समझ ले, एक तो थे हमारे पास प्रेसिडेंट और दो थे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट। ये बात भी आप ध्यान रखें। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।